तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और सैनियों, जय हिंद। हम लोग क्या करते हैं, आज एक क्लास 9 वालों के लिए 9वां चैप्टर में लेकर के आया हूँ, जो चैप्टर का नाम है बल तथा गति के नियम, यानी कि फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। चैप्टर 9 है, 9 वालों के लिए ही है। चैप्टर शुरू किया जाए। शुरू करने से पहले मैं जैसे कि हर एक वीडियो में आप लोगों के लिए 2 लाइनें कहता हूँ, तो इस वाले में भी 2 लाइनें से शुरू करेंगे। कह देना भैया, बड़े कमबख्त होते हैं ये गुब्बारे, बड़े कमबख्त होते हैं ये गुब्बारे, जो चंद सांसों में फूल जाते हैं, थोड़ी सी ऊंचाई पा करके अपनी औकात भूल जाते हैं, अपनी औकात भूल जाते हैं। तो आइए, इस चैप्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे फोर्स यानी कि बल की। किसकी बात करेंगे मेरे रसगुल्लों? बल की, यानी कि फोर्स की। तो मैं अगर बात करूं किसकी, बल की, तो ध्यान दीजिएगा। बल जो होता है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर देता है, यानी कि परिवर्तन कर दे और परिवर्तन करने का प्रयास भी करे, उसे हम क्या कहेंगे? बल कहेंगे। यानी कि बल वह बाह्य कारक है, बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर दे, अवस्था में परिवर्तन कर दे और परिवर्तन करने का प्रयास करे, और परिवर्तन करने का प्रयास करे, ठीक, बल कहलाता है। प्रयास करे तो उसे बल कहते हैं। ठीक है मेरे रसगुल्लू, समझे? जैसे सपोज दैट, मान लेते हैं कि कोई भी चीज हमने यहां पर रखा है, कुछ देर के लिए ये हमने एक डस्टर ले लिया जिससे हम रफ करते हैं। जब हम कह रहा बल वह बाह्य कारक है, मतलब बाहर से जो बल लगाया जा रहा है वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर दे। अगर हम इस डस्टर को उठा करके यहाँ कर देते हैं, इस डस्टर को उठा करके यहाँ कर देते हैं, तो जब उठाएंगे तो बल से ही उठाएंगे, उसको उठा करके यहाँ रख देंगे तो परिवर्तन हुआ। परिवर्तन कर दे और परिवर्तन करने का प्रयास करे, या फिर परिवर्तन करने का प्रयास होना चाहिए। मतलब अगर इसको हम ठेलेंगे जोर लगा करके, ठीक, एकदम फोर्स लगा करके, बहुत ज़्यादा बल लगाएंगे इस पर, ठीक है, तो क्या ये बदलेगा? ठीक है, बदलने की कोशिश हम करेंगे लेकिन ये बदल नहीं पाएगा, उसके लिए हमको थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा। यानी आप ध्यान दीजिएगा कि बल बराबर जो होता है, अगर हम बात करें यहाँ पर बल को एफ से प्रेजेंट करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? एफ से। बल बराबर जो होता है यम ए होता है। बल बराबर क्या होता है? यम ए। अब हम बात कर लें यहाँ पर, जहां एफ जो होता है वो बल है और यम जो होता है द्रव्यमान है, और ए जो होता है वो त्वरण होता है। तो अब ध्यान रखिएगा, यम इंटू ए होता है, तो द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। एक सूत्र एक जो है परिभाषा आपको सूत्र के पर ही मिल जाता है। एक परिभाषा आपको कहाँ मिल जाता है? सूत्र पर मिल जाता है, यानी कि द्रव्यमान
तथा त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। समझ में आया? सूत्र बन गया, मैंने आपको बता दिया। अब ध्यान क्या रखना है इसमें, सूत्र पता है, F बराबर होता है यम ए। इसका मात्रक क्या होगा, यूनिट क्या होगा? तो अगर मैं मात्रक की बात करूं, सबसे पहले आता है यम के एस। तो यम के एस पद्धति में इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। अब उसके बाद आता है यहां पर सीजीएस। सीजीएस क्या आता है? सीजीएस। सीजीएस में क्या होता है मेरे रसगुल्लो? डाइन। कहते ना डाइन, कहीं का कंटाइन, कहीं का वह डाइन। ठीक है, क्या हो जाएगा? डाइन। अब दूसरी बात, ये राशि कौन सी है? तो मेरे रसगुल्लो ये सदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। और मैं अगर बात करूं यहां पर, एक न्यूटन बराबर होता है तुम्हारा 10 की घाते 5 डाइन। 5 डाइन सोता कितना डाइन हो भैया? कुल मिलकर कुल भूत 50 बन जाए। अब उसके बाद एक डाइन बराबर कितना होगा? सोच ला, एक डाइन के करे बराबर होए तो एक डाइन बराबर होगा 10 की घाते -5 न्यूटन के। 5 न्यूटन के। उसके बाद इस न्यूटन का यम के एस में अगर हम बात करेंगे तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी होगा। इसका क्या होगा? केजी, यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ये भी होगा किसमें? यम के एस में। इसका एक मात्रक और हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बल में बताया कि एक न्यूटन बराबर होता 10 की घाते 5 डाइन, और एक डाइन बराबर होता 10 की घाते, ठीक है, 5 न्यूटन। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, 1 जीएफ बराबर होता है 980 डाइन। इसको 81 भी कहा जाता है दशमलव में लगाने के बाद। ठीक है, जब 1 जीएफ, जीएफ मतलब गर्लफ्रेंड, सोच लिया, एक जीएफ यानी कि एक गर्लफ्रेंड के करे बराबर हुई है 980 डाइन। मतलब अगर 980 डाइन जब मिली हैं तो एक जीएफ बनी। ठीक है, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर बल की। तो बल जो होती है ये 2 प्रकार की होती हैं। बल कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो वो हो जाता है कौन सा? तो वो होता है संतुलित बल। कौन सा होता है? संतुलित बल होता है। कौन सा बल? संतुलित बल। दूसरा होता है मेरे रसगुल्लो असंतुलित बल। असंतुलित बल। अगर मैं दूसरे पहले की बात करूं तो पहले को बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, बैलेंस्ड फोर्स। दूसरे वालों को क्या बोलते हैं? अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड फोर्स। अब ध्यान रखिएगा, यहां पर मेरे रसगुल्लों की संतुलित बल की बात किया गया है। तो यदि कोई वस्तु, ठीक है, वस्तु पर लगने वाले बल का योग 0 हो तो उसे हम क्या कहेंगे? संतुलित बल कहेंगे। तो यानी कि आप लिखेंगे, यदि किसी वस्तु
किसी वस्तु पर लगने वाले बल का योग, बल का योग्य यानी कि जोड़ शून्य हो तो उसे संतुलित बल कहते हैं। तो उसे संतुलित बल कहते हैं। समझे? अब समझिएगा, जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, एक वस्तु ले लेते हैं। सपोज दैट एक आदमी है और एक वस्तु को उठाता है। एक आदमी है, एक वस्तु को उठा देता है। जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक आदमी है, ठीक है। अब ये अगर किसी चीज़ पे खड़ा है, सपोज दैट जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई, जैसे मदारी वाले आ गए, मदारी दिखाते हैं, कुछ बच्चे क्या होते हैं रस्सियों पर चलते हैं, डंडे लेकर के एकदम पूरा बैलेंस बना करके रस्सियों पर चलते हैं। तो वही चीज़, तो यहाँ पर अगर हम कोई वस्तु लेकर के बैलेंस बना करके चलते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा F2 हो जाएगा इसका, और F1 बराबर हो जाएगा mg। mg मतलब ग्रेविटी, नीचे की तरफ क्या लगेगा, ग्रेविटी भी लगेगा, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, और इसका जो भार होगा वो भी होगा। तो बैलेंस बनाने के लिए इसके नीचे जो है, हम इसको बराबर करने के लिए, सपोज जैसे तराजू आप ऐसा नापते हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है, शून्य बनाने के लिए आपको क्या करते हो, तराजू का इस्तेमाल करते हो। तो बराबर होने के लिए तुमको गुरुत्वाकर्षण बल भी लगता है और द्रव्यमान भी होता है उसका, ठीक है। अब उसके बाद है असंतुलित बल, ठीक है, जिसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड। यदि किसी वस्तु पर लगने वाले बल का, ठीक है, योग शून्य ना हो, सीधे वही चीज लिखना, यदि किसी वस्तु पर लगने वाले बल का योग शून्य हो तो उसे, सॉरी, शून्य ना हो, शून्य ना हो तो उसे असंतुलित बल कहते हैं। तो उसे असंतुलित बल कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक रस्सी है, क्या है, एक रस्सी है। अब इस रस्सी को यहां से कुछ लोग खींच रहे हैं, जैसे मान लीजिए 3 लोग इधर से हैं और 4 लोग इधर से हैं। अब अगर इसको खींचेंगे तो जिधर संख्या ज़्यादा है उधर ये रस्सी जाएगी, जिधर संख्या कम है उधर क्या होगी, रस्सी नहीं जाएगी। यानी कि F1 इज ग्रेटर देन F2 के, यानी कि F बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी कि F मान 0 नहीं होगा। यानी कि F क्या होगा, ये जो है, सॉरी, शून्य ना हो, तो शून्य
नहीं हो सकता, यानी कि यफ का मान बढ़ेगा। समझ में आया? चलिए, इतनी बात मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होंगी। अब उसके बाद मेरे रसगुल्लो, आगे की तरफ संतुलित बल और असंतुलित बल में अंतर की बात करेंगे। संतुलित बल और असंतुलित बल के अंतर की बात करेंगे। तो संतुलित बल और असंतुलित बल, बैलेंस्ड फोर्स और क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। तो दो कॉलम बनाएंगे, दोनों में अंतर लिखना है। तो चलिए अंतर लिखना शुरू करते हैं। ठीक है मेरे रसगुल्लों, ये है संतुलित और ये है असंतुलित। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ध्यान रखिएगा, इन दोनों की परिभाषा एक अंतर में हो जाएगी। परिभाषा, ठीक है, इसकी भी क्या हो जाएगी, परिभाषा हो जाएगी। ठीक, दूसरा चीज, संतुलित बल की अगर मैं बात करूं तो वस्तु विरामावस्था में स्थिर वस्तुओं को गतिमान नहीं कर सकता। यानी कि ये जो संतुलित बल होता है, बल, संतुलित बल, ठीक है, विरामावस्था, कौन सी अवस्था, विरामावस्था, यानी कि जब वो रुका हुआ हो, विरामावस्था में स्थित वस्तुओं को, स्थित वस्तु को गतिमान नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ठीक, अब देखिए, अगर हम बात करें किसकी, असंतुलित की, तो वस्तु को गतिमान कर सकता है, यानी कि बल लगाने पर असंतुलित को क्या कर सकता है, ये गतिमान कर सकता है। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, सीधा वस्तु को गतिमान कर सकता है। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो ये गतिमान नहीं कर सकता, लेकिन ये गतिमान कर देगा यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो। जैसे आप देखते होंगे कि कुछ फोर व्हीलर ऐसे होते हैं जिसको चालू करके उसके बाद गियर लगा करके छोड़ दिया जाए तो ऑटोमेटिक वो चलते रहते हैं, वही चीज़ है इसमें। अब उसके बाद तीसरा, वस्तु के आकार को बदल देते हैं। वस्तु के आकार को बदल देते हैं। वस्तु के आकार को क्या करते हैं, बदल देते हैं। अब इसमें हम बात करें परिभाषा वाले में, तो वस्तु के आकार को बदल नहीं पाते। वस्तु के आकार को बदल नहीं पाते हैं। तीसरा हो गया। अब अगर मैं बात करूं चौथे की,
तो वस्तु गतिमान है, तो चाल और दिशा प्रवर्तन नहीं कर सकते। यानी कि संतुलित वाले में क्या होगा कि वस्तु गतिमान है यानी कि वो चल रहा है, तो चाल और दिशा परिवर्तन, ठीक है, नहीं हो सकता, या फिर चाल और दिशा में परिवर्तन नहीं हो सकता। अब हम इसकी बात कर लेते हैं। तो वस्तु में चाल और दिशा में परिवर्तन कर सकता है, तो वस्तु चाल और दिशा में परिवर्तन कर सकता है। ठीक, मैंने ये चीज आपको बताया, समझ में आया। अब उसके बाद यहां से हम बात करेंगे न्यूटन्स के नियम को। किसकी बात करेंगे? न्यूटन्स के नियम को। ठीक है, तो न्यूटन्स का नियम हम एक अलग वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए। जाते जाते मैं आपके लिए 2 लाइनें कहूँगा कि सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। कि सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा। तो इसी के साथ साथ जय हिंद, जय भारत।